बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रणब दा अब नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से कोरोना से पीड़ित थे और दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती थी। देश का झंडा झुक गया। जिसका डर था हुआ भी वही। यह खबर ट्वीट के जरिए आई कि प्रणब दा नहीं रहे। यह ट्वीट प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने किया। भारी मन से आपको सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का अभी कुछ समय पहले निधन हो गया। आरआर अस्पताल के डॉक्टर्स के सर्वोत्तम प्रयासों और पूरे भारत के लोगों की प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। इस ट्वीट के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। ट्वीट की बाढ़ आ गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब दा के निधन को युग की समाप्ति बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मिले समर्थन और मार्गदर्शन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं 2014 में दिल्ली में नया था। पहले दिन से मुझे श्री प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ अपनी बातचीत को संजोता रहूंगा। उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रणब दा की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर मिली। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस दुख के मौके पर शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। बता दें कि 10 अगस्त से वे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल यानी कि R&R हॉस्पिटल में भर्ती थे। उसी दिन ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई थी। इसके बाद से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब ने 10 तारीख को ही खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी कही थी, लेकिन 21 दिनों तक इलाज कराने के बाद भी रविवार से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। अब उनके निधन पर देश भर में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल अंतिम संस्कार होना है। लोधी रोड स्थित श्मशान स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आर्मी के जवान और दिल्ली पुलिस की टीम शवदाह सेंटर पहुंच चुकी है। सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए यहां टीम पहुंच चुकी है। नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। उनकी विद्वता, राष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये भी पकड़ लेना, विषयों पर उनकी पकड़, उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके राजनेता बनाती थी। हम सब जानते हैं अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। आज़ादी के बाद से ही लगातार
सरकारों में, केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने मां भारती की, जनता की अद्वितीय सेवा की है। जब वे वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा रात में भी जारी है। दरअसल वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले हैं और दिन में कई जगहों का दौरा करने के बाद, हालात लेने के बाद, बोट से घूमने के बाद वे अभी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। सीहोर भी गए थे वे। सीहोर के मंडी गांव में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को उन्होंने मदद का भरोसा दिया और कहा कि हर घर का सर्वे कराया जाएगा, किसानों की फसलों का अलग से सर्वे कराया जाएगा। क्या कहा, सुनिए। और इसलिए मैं लगातार परसों भी मैं घूम रहा था, बादल बहुत थे, ढंग से देख नहीं पाए। कल मैं यहां से निकला था देखते हुए हेलीकॉप्टर से ऊपर से, कहीं फंसे तो नहीं है, कोई दिक्कत में तो नहीं है, तो काफी जितना नीचे आ सकता था हेलीकॉप्टर से नीचे हमने लाने की कोशिश की थी। लेकिन आज मैं पहले होशंगाबाद जिले गया, फिर सीहोर जिले में आया हूं और यही कहने आया हूं, पूरा प्रशासन अपने साथ है। कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर, एक एक घर का सर्वे होगा, नुकसान का आकलन होगा, फसलों का सर्वे अलग करेंगे। और एक बात और, अपन घर के लोग हैं, करोड़ों ने कमर तोड़ डाली, पैसा आया नहीं कहीं से क्योंकि धंधे ठप हो गए, तो अभी कहीं से लेके आऊंगा, लेकिन आपकी व्यवस्था बनाऊंगा मैं, ताकि जिंदगी अपनी। जेईई की परीक्षा कल से शुरू होने वाली है। 6 सितंबर तक की परीक्षा चलेगी। ऑनलाइन हो रही परीक्षा में प्रदेश भर में 43,396 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में परीक्षा के लिए 26 सेंटर बनाए गए। भोपाल में 3 कॉलेजों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर ही मास्क दिया जाएगा। संस्थाओं में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस अब ऑनलाइन मोड पर 1 से 6 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज, सैम कॉलेज और आईएएस कॉलेज। यानी यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड है उस पर आधारित जो जेईई मेंस का एग्जाम आयोजित होगा। और कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरह से जेईई मेंस एग्जाम को लेकर विवाद हुआ, उसके बीच अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा आयोजित करा रही। यानी एक स्टूडेंट के बीच में एक कुर्सी का गैप रखा जाएगा, यानी 6 फीट का जो गैप है एक स्टूडेंट के बीच रखा जाएगा। वहीं इस बार जब परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचेंगे, यानी एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, तो इस बार स्टूडेंट को मास्क एग्जाम सेंटर पर ही दिया जाएगा। यानी 3 लेयर सुरक्षा वाला जो मास्क है वो स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर मिलेगा और उसी परीक्षा केंद्र पर उसी मास्क को पहनकर ही स्टूडेंट को परीक्षा देनी होगी। और इस बार कोरोना संकट काल के दौरान जो एडमिट कार्ड हैं वो वेब कार्ड रीडर के जरिए चेक किए जाएंगे। तो वहीं जो छात्रों को टच ना करना पड़े, इसीलिए इस बार जो मेटल डिटेक्टर है उससे छात्र छात्राओं की तलाशी ली जाएगी। और इस बार जो बॉल पेन है वो स्टूडेंट अपने साथ एग्जाम सेंटर पर ले जा सकेंगे। और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने के लिए जो सैनिटाइजर की बोतल है, पानी की बोतल है, स्टूडेंट इस बार एग्जाम सेंटर पर अपने साथ ले जा सकेंगे। यानी बहुत कुछ बदलाव इस बार एग्जाम सेंटर पर देखने को मिलेंगे। और प्रदेश भर की अगर बात करी जाए तो 26 सेंटर बनाए गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ ही 26 सेंटर्स पर जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही, जिसमें 43,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इस बार जेईई मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और जैसे ही पहली शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, यानी इस बार 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, और पहली शिफ्ट का पेपर होने के बाद जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। कीबोर्ड हैं, छात्र जहाँ पर भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे उस सीट को सैनिटाइज किया जाएगा। कीबोर्ड को, मॉनिटर को, वेब कैमरे को, सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ तक कि जो लिफ्ट है उसके दरवाजे हैं, हैंडल हैं, सबको सैनिटाइज
सैनिटाइज किया जाएगा ताकि जो दूसरी पाली में एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट पहुंचेंगे उनको किसी तरह से कोई खतरा ना रहे और सुरक्षा इंतजामों के बीच इस बार जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल से शुरू होने वाली जेईई की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और छात्राओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी तरह की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की जा सकती है। प्रिय छात्र छात्राओं और आदरणीय अभिभावकगण, कल से जेईई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और मैं शुभकामना देना चाहता हूं आपको। प्रिय छात्रों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने काफ़ी तैयारी की और एक बार दो बार इसमें तिथियां परिवर्तित होने के बाद ये तीसरी बार जब आप परीक्षा को दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि 7,77,465 से भी अधिक बच्चों ने अपना कार्ड को डाउनलोड कर दिया है। तैयारी के साथ सभी छात्र अपनी इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि ये परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी। आप दिशा निर्देशों का ज़रूर पालन करेंगे और इसमें निश्चित रूप में आप सफल होंगे। मैं एक बार फिर आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आई हूँ। मेरी शुभकामना कि आप बहुत अच्छे मन से आप परीक्षा दीजिए। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आपके साथ होंगी, आपको सभी प्रकार की मदद मिलेगी और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो आप एनटीए ने जो कुछ नंबर आपके लिए जारी किए हैं उन नंबरों पर जब चाहें तब आप हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं। मेरी शुभकामना। और अनलॉक 4 गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। 100% क्षमता के साथ कारखाने खुल सकेंगे और 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियां हो सकेंगी, लेकिन 100 लोगों के साथ ही इसका आयोजन करने की मंजूरी मिल पाएगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। सिनेमा हॉल बंद रहे। 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई, क्या जो लॉकडाउन था रविवार का वो समाप्त कर दिया गया है। अब 21 तारीख से स्कूल जो 9वीं से 12वीं के हैं उसमें परामर्श लेने के लिए विद्यार्थी 21 तारीख के बाद जा सकेंगे। जो एयर थिएटर हैं, खुले में सिनेमा घर हैं, वो भी प्रारंभ होंगे। जो बंद सिनेमा हॉल हैं वो भी 30 तारीख तक, स्विमिंग पूल हैं वो बंद रहेंगे। बाकी पूर्व की तरह सूचनाएं लागू रहेंगी। जो सभाएं हैं उनको लेकर कुछ किया गया 100 तक की अभी अनुमति आई है। 21 तारीख से 100 लोगों तक वो सभाएं और मीटिंग कर सकते हैं। तो ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या रहेंगी। जो रविवार का लॉकडाउन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो राजनीतिक सभाएं हैं वो 21 सितंबर के बाद हो सकेंगी, लेकिन उनकी जो संख्या है वो 100 तक सीमित रहेगी। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, मंत्री इमरती देवी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद वो कलेक्ट्रेट की बैठक से वापस लौट गईं। उनको दरअसल हाथ पैर में दर्द और गले में खराश की शिकायत है। तो ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद वे कलेक्ट्रेट में मौजूद थी। जब उनको कुछ अपनी तबीयत नासाज लगी तो वे वहाँ से लौट गईं। कलेक्ट्रेट की बैठक में शामिल थीं, लेकिन वहाँ से वे लौट गईं और बताया यह जा रहा है कि उनके हाथ और पैरों में दर्द है और गले में खराश भी है। इसकी उनको शिकायत है, तो इसीलिए वे अब आराम कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर मंत्री तबीयत अचानक से बिगड़ गई, गले में खराश की शिकायत है, हाथ पैर में दर्द की शिकायत है।
और इमरती देवी जो कि कलेक्ट्रेट में बैठक लेने के लिए पहुंची हुई थीं, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कलेक्ट्रेट में हाथ पैर में दर्द होने लग गया, गले में खराश की शिकायत भी उन्होंने की। इसके बाद उन्होंने बैठक छोड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद वो वहां से लौट गई हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सहकारिता विभाग के उपायुक्त विनय कौशल की कोरोना से मौत हो गई। भोपाल कार्यालय में वे पदस्थ थे और उनकी पत्नी और बेटे को भी कोरोना संक्रमण है और इसकी चपेट में पत्नी और बेटे भी हैं। उन दोनों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन सहकारिता विभाग के उपायुक्त विनय कौशल जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। इसकी वजह से, कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। भोपाल के दफ्तर में ही वे पदस्थ थे और उनकी पत्नी और बेटे को भी संक्रमण है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। रीवा में आज 30 नए मामले सामने आए, तो दतिया में भी 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुरैना में आज 21 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते हुए 63,000 को भी पार कर चुके हैं। अब तक 63,000 मामले कोरोना के प्रदेश में सामने आ चुके हैं। रीवा में 30 तो दतिया में 23 नए मामले सामने आए। रायसेन में बेतवा नदी उफान पर है और इसकी वजह से कई गांवों में पानी भरा हुआ है। सांची विदिशा का संपर्क टूट गया, तो वहीं बाढ़ के पानी में खेत में बने घर में 2 लोग फंस भी गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करती हुई नजर आई। निचले इलाकों को भी खाली कराना पड़ा है। तो बेतवा नदी उफान पर है और ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोग फंसकर रह गए थे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो हैं वो मुस्तैद हैं ऐसे इलाकों के लिए और बोट्स उतार दी गई हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, जहाँ वो फंसे हुए हैं वहाँ से निकाला जा सके। खेत में जो घर बने हुए थे, इसमें 2 लोग फंस गए थे, उनको निकाल लिया गया, टीम की तरफ से रेस्क्यू कर लिया गया। तो कोरोना का संक्रमण है और इस संक्रमण के बीच में ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और देखिए किस तरीके से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इंदौर में रोक के बावजूद ताजिए निकालने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। शहर के पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इंदौर शहर में इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस इंदौर में पूर्ण रूप से फेल हुआ। इस प्रकार की घटना पुलिस प्रशासन को दोष के साथ ही अन्य जिम्मेदार लोग भी इसके लिए दोषी हैं। वहीं हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इनायत कुरैशी का कहना है कि राज्य सरकार के नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। कलेक्टर ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया, तो वहीं एसडीएम को नोटिस थमा दिया गया। इसके अलावा सीएसपी पर भी एक्शन की तैयारी है। जिस प्रकार से बहुसंख्यक हर समय जो भी प्रशासन बोलता है या जो भी सरकार बोलती है उन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके नेताओं पर, उनके मुस्लिम नेताओं पे या धार्मिक गुरु, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस विभाग के जो अधिकारियों ने लापरवाही की है, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी हो, सभी पे कार्रवाई होना चाहिए। ताजिया निकाल दिए गए, नियमों का उल्लंघन हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे? अब ये प्रशासन देखें, प्रशासन जाने। वो कह रहे कि दादा ने गणेश जी रखे थे इसलिए हमने ताजिया निकाल दिए।
ठीक है, आपने बता दिया ना आपने। भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हमारा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ये पूरी तरह से लगातार सक्रिय और मुस्तैद हैं और वो हम सब चाहते हैं हमारे शहर की आवाम और इस प्रदेश की आवाम के सोशल डिस्टेंस फॉलो हो। त्योहार घर में भी बैठ के हो रहे हैं और हो सकते हैं, कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है। ये तो वबा है, महामारी है, कोरोना वायरस कोविड-19, इसके चलते हम कर रहे हैं। इसमें गलती दोनों तरफ से है। एक तरफ जिन लोगों ने किया है ये हरकत, उनकी गलती स्पष्ट है। मैंने डीआईजी सर से रिक्वेस्ट किया है कि इसमें जिनकी भी खुरापात है उनको आइडेंटिफाई करके उन पर रास्ता बंद करना चाहिए उनको। कुछ लोगों ने गलत मैसेज चलाया कि ताजिए निकल रहे हैं, उनको भी मैंने डीआईजी सर से रिक्वेस्ट किया है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए साइबर पुलिस से और उनमें रासुकाई कार्रवाई की जाए। पर इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने फितरत फैलाई है। टीआई और मजिस्ट्रेट की भी गलती है इसमें। टीआई को डीआईजी सर ने लाइन अटैच कर दिया है। एसडीएम को मैंने शोकाज नोटिस अभी जारी हो रहा है हमारे यहाँ से और वो हम गवर्नमेंट को उसके खिलाफ लिखेंगे, क्योंकि एसडीएम की भी लापरवाही है, सीएसपी की भी लापरवाही है और टीआई की भी लापरवाही है इसमें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतिम दिन सीहोर में बैंकों में किसानों की भीड़ उमड़ आई। इस दौरान सर्वर डाउन होने और डिफॉल्टर्स का बीमा नहीं किए जाने से गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि अधिकारियों ने डिफॉल्टर्स का भी बीमा किए जाने की बात कही है। सर जी, मैं 3 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। आज नंबर आया था मेरा, तो अंदर गया तो साहब ने बोला कि 3,90,000 जमा कर दो फिर तुम्हारा बीमा होगा। तो मैंने सर इतने पैसे मैं बरसात में कहाँ से लेके आऊँ? तो फिर कहीं से लाओ, बेस मत करो, जाओ निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा बीमे का पैसे। तो मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री तो कह रहे हैं डिफॉल्टरों का बीमा भी होगा, नहीं हो रहा है यहाँ पे। सुन के तो हम यहीं आए थे, इसीलिए तो आए थे हम, नहीं तो ओवरटेक थे तो हम तो आते ही नहीं है बैंक में। मेरी 2-3 मैनेजर से बात हुई, मैं भी 2 दिन से परेशान हो रहा बैंक में कि चलो बैंक में बीमा करा दे, सरकार ने निर्देश दिया। तो अब जब पोर्टल ही नहीं खुला तो बीमा कहाँ से होगा? ऑनलाइन वाले के यहाँ गया तो वो कहे भैया पोर्टल ही नहीं खुला है, बीमा आपका होगा नहीं। हम लाओ कागज, ज्यादा से कागज जमा कर दो। कई किसान तो बेचारे ये कह रहे कि सर हमारा डिफॉल्टर है लेकिन बीमा ही नहीं कर रहे। वो कह रहे कि पहले डिफॉल्टर पैसा जमा करो तब बीमा होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय इनका पोर्टल चालू करे। पोर्टल चालू करेंगे तो ऑलरेडी ऑनलाइन भी कहीं से बीमा किसान करा लेगा, स्वतंत्र हो जाएगा। आज किसान दुखी हो, परेशान नहीं होगा। आज लास्ट डेट है 31 तारीख है और इस तारीख भी बढ़ाई जाए। सभी नेशनलाइज्ड बैंक में, सोसाइटीज में, सभी जगह सभी डिफॉल्टर किसानों का भी बीमा किया जा रहा है और सभी किसानों का बीमा किया जाएगा। इंदौर में एक शख्स अपने पिता को पीठ पर उठाकर नगर निगम के दफ्तर पहुंच गया, जिससे कि हैरान लोग रह गए। बताया यह जा रहा है कि युवक की गाय को नगर निगम ने पिछले 15 दिनों से पकड़ रखा है और वो गाय को छुड़ाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। युवक के मुताबिक उसके पिता पैरालिसिस से पीड़ित हैं और गाय ही उनकी रोजी रोटी का साधन है। ऐसे में अपना दर्द बताने के लिए पिता को मजबूरी में पीठ पर उठाकर वो दफ्तर पहुंच गया। इधर ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए हैं और आज यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 197 सामने आई है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा इसी के साथ बढ़कर 5,525 को छू गया। अब तक जिले में 52 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। मामले लगातार बढ़ते हुए और अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से 200 के करीब जिले में कोरोना पॉजिटिव मिले, 197 केस सामने आए हैं। और मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो जरूर चिंता का सबब प्रशासन के लिए बन गया। ये बड़ी खबर आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 5,500 को क्रॉस कर चुका आंकड़ा कुल का और 197 मरीज फिर से पॉजिटिव पाए गए।
जबलपुर में प्रशासन को अंधेरे में रखकर कोरोना संदिग्ध शवों के अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना मरीज हों या संदिग्धों के अंतिम संस्कार के लिए सूपाताल कब्रिस्तान, चौहानी मुक्तिधाम और रानीघाट शमशान घाट तय किया गया, लेकिन कुछ लोग नगर निगम और निजी संस्थाओं से साठगांठ कर कोरोना के संदिग्ध शवों का अपने पसंदीदा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करा। ये बड़ी लापरवाही तब जाकर हुई जब ग्वारी घाट मुक्तिधाम में पीपीई किट पहनकर पहुंचे परिजन अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।